पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार। बच्चे को भी पता नहीं था। मैं इंजीनियर होता, अध्यापक होता, बिल्कुल कुछ और होता, व्यापारी होता, कुछ भी होता, लेकिन मैं शायद कभी ना होता। और बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं बाइज्जत बामुलायजा फेल हुआ। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे से संभव नहीं है। 4 साल तक समय की बर्बादी की है, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की। तो ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस या भाजपा या सपा या बसपा या आम आदमी पार्टी, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति लगता है कि वो आज देश के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय विशेष के लिए वो आपका आइडियल हो सकता है। तो मैंने कहा जरूरी बात है, तो एक वाक्य कह के चली गई कि बड़ा आदमी होना भी मुसीबत की जगह। संजना को क्या तोहफा दूंगा, जो कुछ है उसी के पास रहता है, वो सब वही लेकर आती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, और जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। मुझे लगता है कि मैं यदि कवि सम्मेलन के मंच पर हूं तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी अश्लील बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसको एक परिवार का व्यक्ति परिवार के साथ बैठकर ना सुन। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा। मर जाऊंगा माला ना पढ़ने दूंगा, मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप पिलखुआ से देख रहे हैं दिल से विद कमल। दरअसल हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी जन्मभूमि रही है पिलखुआ, हालांकि वो आज का दिल्ली शाहदरा में रह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की जो लगभग 25 सालों से शिक्षण के क्षेत्र में है, पिछले 30 सालों से जो काव्य के क्षेत्र में है, और जो अब तक लगभग 25 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं हास्य व्यंग के देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की। तो आइए, इससे पहले कि हम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल से मुलाकात करें, जान लेते हैं एक परिचय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का। देवियों और सज्जनों, दिल से विद कमल में हमारे आज के मेहमान हैं भारत के मशहूर हास्य व्यंग कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। आपका उत्तर प्रदेश के पिलखुआ कस्बे की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक का सफर आसान नहीं रहा। आप देश के जाने माने कवियों के साथ पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से अपनी विभिन्न काव्य शैलियों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपकी लेखनी भी हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आपकी अब तक 20 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप पिछले 25 सालों से एक अर्थशास्त्री शिक्षक के रूप में युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप जाने जाते हैं अपने मिलनसार, आत्मीय और सरल स्वभाव के लिए। आप राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साहित्य जगत के लगभग हर बड़े सम्मान और पुरस्कार से सुसज्जित हो चुके हैं और निरंतर अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागृति फैला रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, शिक्षक, लेखक एवं कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का। रंग बसंती सजा दीजिए, नफरतों के अंधेरे मिटा दीजिए, यह बहार मौसम है सभी के लिए, सब खुश रहें बस यही दुआ कीजिए। आज के हमारे जो मेहमान हैं, दरअसल वो अध्यापक हैं, वो कवि हैं, वो लेखक हैं, और हर माध्यम से वो हमारे देश में सब चाहने वालों के लिए खुशहाली फैला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे मेहमान डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के बारे में। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार कमल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिल से आपसे सवाल करूं और चाहूंगा मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं दिल से आपको जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। सर, हमारा पहला सेगमेंट कुछ अनकही, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार कहाँ था, कैसे? सर प्लीज बताइए कुछ। सर कमल जी, मेरा जन्म हुआ पिलखवा में। अच्छा जी। और पिलखवा जो है वो दिल्ली से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर, जब आप लखनऊ जाएंगे, कानपुर जाएंगे तो पड़ता है। और एक संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे 3 बाबा, अच्छा। मेरे बाबा, उनके भाई और एक उनके चचेरे भाई एक साथ रहते थे वहाँ। और एक बहुत बड़ा मकान था जिसमें बीच में चारों तरफ कमरे बने हुए थे, बीच में एक चौक था जहाँ एक नलका गड़ा हुआ था, वहीं सबका नहाना धोना चलता था। और एक बहुत बहुत वृहद परिवार था। अच्छा। 3 बाबा, उनके बच्चे, बुआ आदि इत्यादि। और कविता का वातावरण मुझे वहीं मिला, वहीं से ही मिला। मेरे पिताजी कवि सम्मेलन करवाने के शौकीन थे। अच्छा, आयोजक रहे हैं? आयोजक रहे, बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध आयोजकों में उनका नाम था और कविताएं भी लिखते थे, कवि सम्मेलन भी करवाते थे। मेरा जन्म हुआ 1971 में, 1971, 12 नवंबर 1971। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगी कि मेरे पिताजी ने जो पहली साहित्यिक संस्था बनाई, भारतीय साहित्य संगम के नाम से, उसकी स्थापना उन्होंने 1967 में की थी। 67 में। और वो उस समय एसएसबी कॉलेज हापुड़ में बीएससी कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी को कवि सम्मेलन करवाने का और साहित्यिक समारोह कराने का शौक मेरे जन्म से भी पहले से था। शुरू से ही मतलब उनकी रुचि रही है? शुरू से रुचि रही उनकी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में उन्होंने एक संस्था बनाई, भारतीय साहित्यकार मंच। वो पिलखवे में बहुत सारे कार्यक्रम करवाती थी। पिलखवा एक ऐसा छोटा कस्बा था जहाँ बहुत बड़े बड़े होटल नहीं थे। कभी लोग आते थे तो वो धर्मशाला में टिकते थे, वहां उनकी व्यवस्था की जाती थी, घर में खाना पीने की का सामान बनता था। मतलब ऐसा ही, इस तरह का ही माहौल जी। तो मैं प्रारंभ से ही उन कवियों से भी जुड़ा रहता था, उनकी सेवा में लगा रहता था। और मैंने भवानी प्रसाद मिश्र जी को, सोम ठाकुर जी को, नीरज जी को, काका हाथरसी जी को, हमारे बाल कवि बैरागी जी को, और उसके बाद अशोक चक्रधर आए थे मेरे शहर में 1982 में। और मैं उस समय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। तो उन सबको, डॉक्टर हरिओम पवार जी को, प्रदीप चौबे जी को, मैंने एक बच्चे के रूप में उस शहर में अपने यहाँ सुना था। मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि उनके संरक्षण में एक बच्चा कवि का रूप लेने जा रहा है? ना, बच्चे को भी पता नहीं था। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग थे सर? मतलब परिवार में आपके भाई बहन? मैं यही बता रहा हूँ आपको कि परिवार में एक संयुक्त वो परिवार था। मेरे चाचा, मेरे बाबा के जो बच्चे थे, उनमें एक अनिल चाचा थे। अच्छा। और एक दूसरे बाबा की एक बेटी थी, लाली बुआ। तो मेरा बहुत बतियाने का उनसे बचपन से ही शौक था। मेरी कविता में जो पहली अभिरुचि जागृत हुई कविता और शब्द के प्रति, वो उन दोनों से बातचीत के दौरान जागृत हुई। अनिल चाचा और लाली बुआ। एक बाबा के बेटे अनिल चाचा थे, दूसरे बाबा की बेटी लाली बुआ थी। और मैं उस समय 6वीं या 7वीं का छात्र था, सरदार पटेल स्कूल में पढ़ता था, पिलखवा में सरदार पटेल स्कूल। बालकिशन जी उसके प्रधानाचार्य होते थे। अच्छा। और वो प्रतिदिन बच्चों के लिए बोलते थे, तो उनकी बोली की छाप भी मेरे व्यक्तित्व पर पड़ी। अच्छा। और अनिल चाचा और लाली बुआ से बतलाते बतलाते शब्द के प्रति एक इच्छा जागृत हुई। और हुआ ये कि 6 भाई बहनों का हमारा परिवार है। मेरा जो व्यक्तिगत परिवार है, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे बाद में फिर 3 बहनें हैं, फिर एक छोटा भाई है, फिर एक बहन है। अच्छा। 4 बहन 2 भाई। 2 भाई। और पिताजी उस समय दिल्ली में अध्यापक थे। अच्छा, मतलब हो चुके थे वो? हाँ, पिताजी तो मेरा जन्म जब हुआ तभी अध्यापक हो गए थे। और वो ट्रेन से दिल्ली आना जाना करते, मतलब डेली अप डाउन चलता था? डेली अप डाउन रहते पिलखवा में? रहते, हमारा परिवार पिलखवे में था। और वो प्रतिदिन पिताजी का आना जाना रहता था ट्रेन से। लेकिन वो साहित्यिक आयोजन लगातार करवाते थे और साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो उस समय पर धर्मदूत नाम का एक पत्र आता था हमारे घर में। उसमें हर पाक्षिक था, वो 15 दिन में एक बार छपता था। एक फोटो दिया जाता था और ये आता था कि इस फोटो का शीर्षक दीजिए। अच्छा। तो लाली बुआ वो अखबार लेकर मेरे पास आई
और उन्होंने कहा, मुझे घर में टीनू बोलते थे। अच्छा। ये कभी समाज के लोग नहीं घर का नाम जानते, टीनू। तो लोग आज चलिए, पहली बार आपके इस कार्यक्रम से जानेंगे। नहीं बहुत अच्छा। पिलखवे के लोग मुझे प्रवीण शुक्ल आज भी नहीं जानते। तो लेकिन उस जमाने के हिसाब से टीनू तो बड़ा मॉडर्न नाम था। तो अब मॉडर्न नाम था तो था। बिल्कुल। तो मेरे परिवार में वहाँ पिलखवे में, मेरे गांव में लोग मुझे इसी नाम से संबोधित करते थे। तो मेरे पास आई और उसने कहा कि ये मैं टीनू, ये आया है एक फोटो और कोशिश करते हैं इसका कुछ शीर्षक दिया जाए। उसमें लिखा था कि जो सर्वश्रेष्ठ शीर्षक देगा उसको 50 रुपए की पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप इनाम में दी जाएंगी और अगले सप्ताह में उसका फोटो और नाम भी छपेगा। तो एक बच्चा वॉकर में बैठा था, जो बच्चों की गाड़ी होती है, और उसमें गाड़ी में बच्चा बैठा था और एक बच्चा उसको पीछे से धक्का लेकर आगे की तरफ ले जा रहा था। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कविता के रूप में जो कुछ रचा, जिंदगी में पहली बार जिंदगी में। तो ये वो पंक्तियां थी। मैंने बहुत देर उसके बारे में सोचता रहा और लाली बुआ और हम बैठे रहे। एक पलहंडी थी वहाँ बैठने का, एक वो ईंटों का बना हुआ, और उसमें बुद्धि लगाता रहा मैं। तो बाद में मैंने कहा कि इसको 2 पंक्तियां बनती हैं। क्या थी सर? छोटा भाई गाड़ी में बैठा जिसको है अपने पर नाज, छोटा भाई गाड़ी में बैठा जिसको है अपने पर नाज, बड़ा भाई उसे गाड़ी में पेरिस ले जाएगा आज। अरे वाह। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? 11 या 12 साल। मतलब उस समय पर मैं कक्षा छठी का विद्यार्थी रहा हूँगा, तो 6 और 5 11, तो ये मान लीजिए कि 10 या 11 वर्ष रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो 10 या 11 वर्ष मानिए। और वो मैंने एक सादा कागज पर लिखकर पंक्तियां, और वो जो पिलखवा तो एक कस्बा ही था, बिल्कुल, मैं खुद उन पंक्तियों को लिखकर जहां से वो अखबार निकलता था वहां गया और उनके लेटर बॉक्स में डालकर आया। अच्छा। तो अगली बार लाली बुआ आई मेरे पास, अरे कमाल हो गया, अच्छा ये तो तेरी पंक्तियों को ही पुरस्कार मिला। क्या बात है, बधाई हो। ये बात है लगभग सन 1982। मतलब कहीं ना कहीं खेल खेल में एक शुरुआत हो चुकी थी, आपको लगता है? मतलब जी, खेल खेल में शुरुआत हुई। और इस शुरुआत के पीछे मैं एक बात कहता हूँ कि यदि मेरे पिताश्री ना होते, जो स्वयं कवि थे, बहुत शानदार उन्होंने कविताएं भी कही, और उनकी 4 पंक्तियां भी उन्हें याद करते हुए कहता हूँ। बिल्कुल। उन्होंने ये लिखा कि इस डोली में अब तक जाने कितनी दुल्हन रोई हैं, इन कंधों ने अब तक जाने कितनी अर्थी ढोई हैं, यह भी लकड़ी वह भी लकड़ी, अंतर केवल इतना है, एक के सपने पूरे हो गए, एक सपनों में खोई है। क्या बात है। तो ये मेरे पिताजी का लिखा मुक्तक है। और मैं ये स्वीकार करता हूँ, आपके चैनल से भी स्वीकार करता हूँ, पूरी दुनिया में स्वीकार करता हूँ कि यदि पिताजी का संरक्षण ना होता और उनके द्वारा वो साहित्यिक वातावरण ना होता, तो मैं इंजीनियर होता, अध्यापक होता, बिल्कुल कुछ और होता, व्यापारी होता, कुछ भी होता, लेकिन मैं शायद कभी ना होता। तो उस बीज का अंकुरण जो हुआ वो उस परिवेश में हुआ। मैं जाता था कवियों की सेवा करने के लिए। दलाला गंगा साई जी की धर्मशाला होती थी, उसमें प्रोग्राम होते थे। मुखर्जी पुस्तकालय होता था, उसमें कार्यक्रम होते थे। तो कविताएं सुनते सुनते, उनको समझते समझते, और अब के जैसे कवि सम्मेलन नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। अब तो 5 स्टार होटल में कवि रुक रहे हैं और 2-2.5 घंटे की गोष्ठी होती है, गाड़ी में आए, उसके बाद हवाई जहाज पकड़ने के लिए भागे, ऐसा नहीं था। धर्मशाला में कवि सम्मेलन होते थे, गद्दे बिछाए जाते थे और 3-3 दौर होते थे। 3 दौर कैसे होते थे? एक दौर तो श्रोताओं के सामने होता था, बिल्कुल, फिर श्रोताओं की मांग पर कुछ खास कवि दूसरा दौर करते थे, और उसके बाद श्रोता भी अपने घर चले जाते थे। तो उसके बाद में फिर एक तीसरा दौर होता था, और वो जो तीसरा दौर होता था उन कवियों की कविताओं का जो वहां पर उस समय पर वहां पर उपस्थित रहते थे। बिल्कुल, केवल कोई नहीं है, केवल कवि हैं और वो हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मैं एक छोटा सा 11 साल का बच्चा एक रजाई में दुबका हुआ, मैं पहले दौर में भी रहता था, दूसरे में भी, और मौका पड़ने पर तीसरे में भी, और मैं उस बातचीत को भी सुनता था। तो उस बातचीत ने धीरे धीरे मेरे भीतर एक शब्द के प्रति आस्था जगाई और एक भाव जगा। मैंने कक्षा 8 से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। बहुत खूब सर। कक्षा 12 तक लिखता रहा, और 12 तक पिताजी को भी पता नहीं था कि ये कविताएं लिखने लगा है। और एक शौक था, अभी वो डायरी में आपको दिखाऊंगा, तो कि मैं कविता लिखता था तो
एक अलग तरह के मैं साइन करता था और उसके नीचे T1 T2 लिखता था। अच्छा, उसका क्या टी का मतलब था टोटल। ओके ओके। पहली कविता जो लिखी वो T1, दूसरी लिखी तो साइन किए, तारीख डाली और T2, फिर ये तीनों ने किया T1 T2 कुछ भी कह सकते हैं मतलब आप तो ये सब चलता रहा और मैं कविताएं लिखता रहा। फिर हुआ ये कि 8वीं कक्षा के बाद जब मैंने 8वीं पास कर ली तो हमारा परिवार दिल्ली आ गया। अच्छा। क्योंकि पिताजी दिल्ली में ही सरकारी सेवा में थे और ये था कि हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें। तो 8वीं तक की कक्षा पिलखवे में हुई, 9वीं की यहाँ शुरू हुई। और फिर ये हुआ कि जैसे धर्मदूत में वहां मैंने कविता लिखी थी। नव भारत टाइम्स जो आज भी देश का बड़ा सुप्रतिष्ठित हिंदी का बड़ा अखबार है और हमारे यहाँ काफी उसके हिंदी के पाठक हैं, तो उसमें मैंने एक कविता लिखकर भेजी। मैं वो अखबार पढ़ता था और उस अखबार में एक वो दीदी की चिट्ठी करके एक वो कॉलम आता था, बाल भारत उसका नाम होता था, और मीनू दीदी की चिट्ठी। तो वो कहती थी कि बच्चों को से आग्रह है कि यदि वो कविताएं लिखते हैं तो वो भेजें। तो मैंने फिर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था पतंग। पतंग। तो ये भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये राज खोल रहा हूँ कि प्रवीण शुक्ल ने पहली कविता ये लिखी 1984 में। और वो याद भी है मुझे। वो कविता थी, चली डोर के संग उड़ती हुई पतंग, उड़ती नील गगन में, रहती सबके मन में, करती है झरझर, उड़ती है फर, कभी आ जाती है पास, कभी छूती आकाश, कभी हिम्मत ना हारी, करती डोर की सवारी, अपनी राह बनाती, अंबर तक हो आती। तो ये मैंने पंक्तियां लिखी कॉपी के कागज पर, एड्रेस डाला 7 बहादुर शाह जफर मार्ग, और उस पर एड्रेस लिख के और वो पंक्तियां मैंने डाकखाने में पोस्ट कर दी। और चमत्कार ये हुआ कि वो भी नवभारत टाइम्स ने सर क्या बात है। पतंग शीर्षक से मेरी कविता 1984 में नवभारत टाइम्स में छपी। तो जब वो छपी और हमारे घर में भी नवभारत टाइम्स आता था, मैं उस समय अपने ताऊ जी के घर में रहता था, तो ताऊ जी की बेटी साधना दीदी उनका नाम था, उन्हें पता था मैंने कविता भेजी है। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे कमाल हो गया, ये तो तेरी कविता इस बार के अखबार वाले अंक में बाल भारत में छपी है। बिल्कुल। फिर वो कविता मैंने काटी, फाइल में लगाई, और कहीं से पिताजी को पहली बार ये सूचना मिली कि मेरी कविता वहां छपी है। बहुत। तो उन्होंने क्या रिएक्शन था? रिएक्शन उन्होंने कहा तेने लिखी है क्या ये? तो मुझे लगा डांट भी पड़ सकती है, ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई के दिन है तो क्या कर रहा है 10वीं में, पढ़ाई कर। फिर भी मैंने हिम्मत करके और संकोच के साथ कहा कि हाँ लिखी है, भेज दी थी और छाप दी उन्होंने। बोले ठीक है, बहुत अच्छी लिखी है। नहीं, तो बस उनका ये कहना ही मेरे लिए बहुत हौसला था। फिर यात्रा आगे चलती रही। सब पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें हम, तो आप यहाँ से आके फिर कहाँ एडमिशन लिया आपने? दिल्ली में? दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे पिताजी भी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। मेरी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में ही हुई। तो फिर कौन सा स्कूल था याद? ये मानसरोवर पार्क में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जहां आकर मैंने 10वीं में दाखिला लिया। और बड़ी विचित्र बात यह हुई कि मेरे पिताजी मुझको इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओवरसीयर, उस समय एक प्रचलन चल रहा था, जूनियर इंजीनियर ओवरसीयर बोलते थे, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। उन्होंने साइंस के विषय मुझे दिलवाए। अच्छा। और बहुत कोशिश करके कि तू साइंस ले ले और साइंस से पढ़। मैंने 11वीं साइंस से की, 12वीं साइंस से की, पर मेरा मन उसमें रमा नहीं, और बाद में वो मामला भी मुझे रमा भी नहीं और जमा भी नहीं। तो ले दे के जैसे तैसे पिताजी का प्रेशर और मेरा प्रेशर, और जैसे तैसे 12वीं तो कर ली आपने, 12वीं तो कर ली, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि साइंस मेरे द्वारा चलानी संभव नहीं है। तो पिताजी ने भी ये कहा कि फिर अब जो तेरा जी करे तू वो कर, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि ये जो आप जिस बात LR कॉलेज में मेरे नंबर 12वीं में बहुत ज्यादा नहीं आए। LR कॉलेज साहिबाबाद में मैंने दाखिला लिया, और फिर BSc फर्स्ट ईयर में। अच्छा। और BSc फर्स्ट ईयर में मैं बाइज्जत बामुलायजा फेल हुआ। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे से संभव नहीं है। सर ये शब्दों की इतनी अच्छी मतलब आपने मतलब BSc फर्स्ट ईयर मैंने जैसे तैसे 11वीं की 12वीं कोशिश की, लेकिन साइंस मुझे रास नहीं आ रही थी। तो जब मैंने ये कहा तो फिर पिताजी ने कहा कि
हाथ जोड़ना, जैसे दो तरह से हाथ जोड़ना होता है, तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई अब जो तेरा जी करे तू वो कर। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे विषय बदल दो आप, ये मेरे को नहीं जच रहा है। तो देन मैं फिर उसके बाद आर्ट साइड में आया, और ये भी चमत्कार था कि उसी कॉलेज में विषय बदलने के बाद फर्स्ट ईयर में ही मैंने कॉलेज टॉप किया। क्या बात है सर, बहुत और बढ़िया। मैंने उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। अब मुझे ये थी कि मुझे खुद को भी जवाब देना है, और पिताजी को भी ये बताना है कि देखिए मैं पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन वो मेरी रुचि नहीं थी, अब मेरी रुचि का काम हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में ही मैं मतलब सबसे टॉपर था कॉलेज का, और उसके बाद फिर चलता चला गया काम। हिंदी मुझे रास आने लगी, मुझे बहुत कविताएं, मतलब उस जमाने का हाल ये था कि मुझे आज भी मतलब मैंने सब कवियों की कविताएं रट डाली। कविता है एक निराला जी की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं, वो सब मुझे कंठस्थ हो गई और मेरे कंठ में आकर यहाँ आके बैठ गई। सर ग्रेजुएशन आपने एलआर कॉलेज साहिबाबाद से की, उसके बाद सर फिर? ग्रेजुएशन मैंने एलआर कॉलेज साहिबाबाद से की, और जिन दिनों में ये ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय, उस जमाने में भी आज भी, तो ग्रेजुएशन करते करते ही जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं वो बीएड का एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, पढ़ाई मेरी बहुत बढ़िया चलने लगी थी, तो वो एंट्रेंस एग्जाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मेरा पास हुआ, और गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौत में बीएड में मेरा यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉलेज वहां अलॉट किया। अच्छा। तो बीएड मैंने बड़ौत से की। फिर बीएड करने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि आगे की शिक्षा क्या करी जाए। उसको करने के लिए लोगों ने कहा कि व्यवसाय के जो अवसर हैं वो हिंदी से ज्यादा अर्थशास्त्र में है। अच्छा। तो मैंने फिर इकोनॉमिक्स में एमए किया, और चूंकि मेरी रुचि हिंदी में थी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी में एमए किया, और फिर बाद में पीएचडी मैंने की। तो पीएचडी मैंने डॉक्टर कुंवर बेचन जी के अंडर में एमएमएस कॉलेज से की, और अशोक चक्रधर जी के काव्य पर की। वाह सर। तो ये भी एक अद्भुत घटना मेरे साथ रही कि एक कवि ने दूसरे कवि के अंडर में तीसरे कवि के लिटरेचर पर पीएचडी की। और कुछ कवि सम्मेलन ऐसे भी हुए जिसमें हम तीनों उपस्थित रहते थे। तो बेचन जी कहते थे भी देखो आज ऐसा अवसर है कि पीएचडी करने वाला भी है, करवाने वाला भी है, और जिस पर हुई है सर वाकई में बहुत बढ़िया सर, ये तो वाकई में तो ऐसा भी हुआ। तो सर जॉब फिर आपकी कब लगी सर, मतलब टीचिंग लाइन? टीचिंग लाइन में मैंने 1991 में मैं बीएड कर लिया था, 98 में। मतलब ये भी एक बहुत ही आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसको मैं एक दूसरे प्रश्न से जोड़ देता हूँ। बिल्कुल सर। कि मैंने हमेशा जीवन में ये माना है, और बच्चों को भी कहता हूँ कि किसी भी काम को समय पर करने से पीछे मत हटो। जिस काम का समय आ गया उसे कर डालो। जो आजकल ये युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, मेरी अभी नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं करूंगा, या मेरा अभी पैकेज कम है, मैं तो अभी बड़े पैकेज पर आ जाऊं तब करूंगा, मैंने इन सब चीजों को दूसरे नंबर पर हमेशा रखा। ये माना कि समय पर आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व पर, अपने किरदार पर, अपनी मेहनत पर, अपने मिशन पर, अपने जुनून पर, अपने रास्ते पर, अपनी मंजिल पर, और भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि 6 भाई बहन हैं भैया, और लगातार शादियां करनी है, मैं अध्यापक आदमी हूं, तो मुझे अब एक शादी करनी है, या तो तेरी करूंगा या तेरी छोटी बहन की करूंगा। अच्छा। और मैं उस समय जॉब पर नहीं था, जॉब पे मैं नौकरी नहीं लगी थी, पर मैं कर रहा था, कवि सम्मेलन करने लगा था, और अन्य भी काम कार्य करता था। तो मतलब घर में मतलब ऐसा नहीं था कि कमाई नहीं हो रही थी, मतलब आपका कुछ ना कुछ? पिताजी तो अध्यापक थे, मतलब आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ ना जी। देखिए 3 काम हुए। दिल से आप बात कर रहे हैं तो मैं दिल से ही बता रहा हूँ कि 1990 में मैंने बीएड की, और 1990 में ही मैं कवि सम्मेलन में जाने लगा। मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में 19 वर्ष की उम्र में मेरा प्रवेश हो गया था, और लगभग 93-94 तक आते आते मैं देश के जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की धारा के कवि थे उनमें मैं शामिल हो गया था। विनीत चौहान जी, कुमार विश्वास जी, आशीष अनल जी, 1990 में हम सब लोग एक साथ कवि सम्मेलन के नए युवा कवियों में शामिल हो गए थे। उर्मिलेश जी हमें लेकर जाते थे, डॉक्टर हरिओम पंवार जी ने बड़ा प्रोत्साहित किया, वेंकट बिहारी पागल जी एक कवि थे जयपुर के, वो हम सब लोगों को, हम जिनके मैं नाम ले रहा हूँ सबको, तेज नारायण बेचैन जी,
आदि इत्यादि सबको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और अर्निंग भी होने लगी थी। मैं कवि सम्मेलन में जाने लगा था। फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि जब तक नौकरी नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने एक कोचिंग सेंटर भी शुरू किया और एक पब्लिक स्कूल में जॉब भी शुरू किया। तो पब्लिक स्कूल का जॉब भी चल रहा था, योग वे पब्लिक स्कूल था, उसमें मैंने जाना शुरू किया। साथ में मैंने कहा कि मुझे मित्रों ने सलाह दी कि जब तक नौकरी नहीं लगती टीचिंग से जुड़कर रहो तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने एक न्यू मॉडर्न पीटी कॉलेज नाम से अपना एक कोचिंग संस्थान भी खोल दिया। तो वो भी चल रहा था, नौकरी भी चल रही थी और कवि सम्मेलन भी चल रहे थे। और फिर वो सवाल आ गया पिताश्री, फिर पिताश्री का सवाल आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है कर दीजिए, जिसकी पहली हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जिसकी पहले पक्की हो जाएगी मैं कर दूंगा। तो मैंने ये नहीं कहा जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि अभी तो नौकरी नहीं लगी, अभी तो मैं बीएड करूंगा, अभी तो मुझे ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा नहीं, जिसकी आपको हो जाए कर दीजिए। तो मेरे ससुर साहब जब आए थे, ये व्यक्तिगत बात है ना सर, बिल्कुल दिल से ही हम बिल्कुल किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं सर, हम दिल से ही तो फिर उन्होंने पूछा आके मुझसे कि भाई क्या क्या कमा लेते हो सर? पहले बताइए कहाँ से थे? मैं यही बता रहा हूँ आपको। मेरी शादी भी एक बड़ा ये भी एक अच्छा है किस्सा, लोगों को जान के अच्छा लगेगा। सर, मेरी ससुराल भी पिलखवा में ही है। अच्छा। और जहां हमारा घर था उसी गली में ही मेरी ससुराल है। सर बहुत खूब। और मेरे ससुर साहब, मेरे पिताजी भी आपस में परम मित्र रहे पुराने। और हम लोग तो दिल्ली आ गए थे, पर मेरे चाचा वहां थे, ताराचंद उनका नाम है, अभी हैं चाचा ताराचंद शुक्ल जी। तो उनका मेरे ससुर के साथ बहुत पक्का दोस्ताना था। तो मेरे चाचा जी ने ही ये रिकमेंड किया कि श्री महावीर प्रसाद शर्मा, मेरे ससुर जी का नाम है, कि उनकी पुत्री है और इसको पहले से ही देखा हुआ भी था, जो मेरी धर्मपत्नी है, शरीके हयात हैं। बचपन हम सब वहीं रहते थे, तो पर ये नहीं पता था शास्त्रों में इसी तो प्रेम विवाह कहा गया। नहीं, प्रेम विवाह नहीं है ये। नहीं ये प्रेम विवाह इसलिए नहीं था कि जब हम लोग साथ थे तो मेरी उम्र 12 वर्ष रही होगी और इनकी लगभग 10-11। ये तो गांव में ही वहां पिलखवा में ही रह गई और हमारा परिवार दिल्ली आ गया। बीच में कोई संपर्क तो बीच में हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। वो केवल एक शादी का प्रस्ताव आया और फिर बाद में मेरी माताजी ने ये कहा कि एक ही घर परिवार है और सब एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा सोच के विचार करके बताएंगे। तो मेरे चाचा ने उस समय एक बात बोली, और वो वैसे बोली जैसे गांव में बोलते हैं लोग, गांव में बोलते हैं अधिकार के साथ, कि मैं इसका चाचा हूँ, क्या मैं गलत सोचूंगा? और हमने उस बच्ची को लगातार बचपन से देखा है, और तो क्या है, आप इससे ज्यादा कहाँ क्या देख लोगे? और मैं चाचा हूँ इसका, मैं कुछ गलत करूंगा क्या? नहीं, वो तो मेरा कुछ अधिकार नहीं है। मेरी माँ से उन्होंने इस ढंग से बात की। तो फिर माँ ने कहा कि ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप वो देखें। और जब मेरा विवाह पक्का हुआ उस समय मैं सरकारी नौकरी पर नहीं था, यही सारे कार्य कर रहा था। लेकिन ये ईश्वर का चमत्कार था, और कि जब मैं शादी करने के लिए गया, घोड़ी पर बैठकर गया मैं, तो ठीक 15 दिन पहले मेरे विवाह की तारीख थी 1 फरवरी 1998, और सरकारी सेवा में मेरी नियुक्ति हुई 15 जनवरी 1998। क्या बात है, बहुत खूब सर। तो ठीक 15 दिन पहले मुझे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तोहफा सर कहीं मिला हो शादी का, कि शादी से पहले ही। हाँ, जब 1 वर्ष के बाद मेरी शादी हुई थी, लगभग 1 वर्ष तक, तो वो समय जब वो मेरे रिश्ता पक्का हुआ, ससुर साहब पक्का करके गए, तो हम उस समय पर सरकारी नौकरी में नहीं थे, पर एक कॉन्फिडेंस तो उस समय भी था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन प्रेम विवाह नहीं था, पर विवाह के बाद भरपूर प्रेम है। और संजना मेरे सारे कार्यों में मेरे साथ रहती है, और उसे अब कविताएं सुनने का भी शौक है, और मेरे हर मिशन में परिवार मेरे साथ ताकत के रूप में खड़ा रहता है। तो संजना जी के ऊपर भी कविता लिखी सर कभी? संजना जी के ऊपर कई बार कविताएं लिखी, और पत्नी की बहुत सारी कविताएं। लोग कहते हैं कि पत्नी पर कवि सुनाते हैं, तो वो कहती है अच्छा कुछ भी करके सुनाते हैं, पर पैसे लाकर भी तो मुझे लिफाफा लाकर भी तो मुझे ही देते हैं। तो ये लिफाफा जो मिल रहा है वो भी मेरे पास ही आता है। सर पत्नी के ऊपर कुछ, आपने इतनी सारी कही है, कुछ तो सर चंद लाइनें संजना जी को ध्यान में रखते हुए सर सुन लीजिएगा आप। 4 लाइनें यदि मैं सुनाऊं, वो हास्य व्यंग की है। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में,
देखो मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता हूँ, रोजाना क्लब जाता हूँ, ताश खेलता हूँ और दारू भी पीता हूँ। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो पत्नी बोली, बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब झनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। पिताजी ने तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए 4 साल तक समय की बर्बादी की है, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये तो एक हास्य व्यंग का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन यदि दूसरे रूप में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक धुरी के रूप में और एक क्योंकि मेरे साथ ये रहा कि बहुत सारे कवि मेरे दिल्ली में होने के कारण बाहर से जुड़े मुझसे, और उन सबको मेरे परिवार में पहले से ही, माताजी के समय से ही, पिताजी के समय से ही कवियों का आना जाना रहता था। तो बाद में संजना ने भी इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी संभाला और सब कवि लोग यहाँ आते रहे। विनीत चौहान जी, आशीष अनिल जी, अर्जुन सिसोदिया जी, तेज नारायण, तो सब एक परिवार के रूप में मेरे से जुड़कर आए। सर अभी परिवार में बच्चे कितने हैं सर? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। जो बेटी है वो इस समय MBBS 3rd ईयर में है। बहुत अच्छे सर। और बहुत अच्छी उसकी इच्छा थी। मैंने किसी भी बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि क्या करना है। उसको बिटिया को कहा, बेटा तुम्हारा मन करे डांसर बनना है डांसर बनो, चित्रकार बनना है चित्रकार बनो, लेखक बनना है लेखक बनो, जो तुम्हारा जी करे। आप यहाँ से पूछो कि मुझे क्या करना है। हाँ। तो बिटिया ने ही ये डिसीजन लिया कि मुझे डैडी डॉक्टर बनना है। तो उससे कहा कि आप अपनी पढ़ाई करो, और यही बात बेटे से कही। तो उसने कहा जी मैं साइंस साइड में नहीं जाऊंगा, मुझे कॉमर्स लेनी है। और अभी उसका मिशन है कि वो MBA करना चाहता है। फिलहाल वो 12वीं करने के बाद, और 12वीं में बहुत अच्छा उसने स्कोर किया है, इकोनॉमिक्स जैसे विषय में 100 में से 100 में से 99 मार्क्स लेकर आया। मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। और वो अब फिलहाल DTU जो दिल्ली की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रतिष्ठित है, वहां से वो अभी BBA कर रहा है। चलिए, जो उसकी नहीं सर बहुत अच्छे। सर ये जो चीज बातें आपने बताई, ये कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज रिलेशन में है, या हमारे दर्शक तो आज जान ही गए होंगे, लेकिन जो क्लोज रिलेशन में उनको पता होगा। लेकिन अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि जो शायद आपके नजदीकी लोग हैं उन्हें भी ना पता हो। सर भगवान में आस्था रखते हैं आप? जी पूरी। कौन से भगवान के रूप को सबसे ज्यादा मानते हैं? भगवान कृष्ण को। कृष्ण को मानते हैं। तो अमूमन जैसे हमारे यहाँ चलता है व्रत वगैरह, मतलब इस तरह का करते हैं कभी मौका मिला? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे हिस्से की सारी पूजा पाठ संजना कर लेती है। अच्छा। संजना जो मेरी धर्म पत्नी है। हाँ जी। ईश्वर के प्रति मेरी आस्था गहन है। बहुत गहरे हृदय से मानता हूँ, बहुत गहरे हृदय से मानता हूँ। लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते या अपनी दिनचर्या के चलते व्रत मुख्य रूप से मैं एक रखता हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन का व्रत। और क्योंकि पूरे घर का रहता है तो मेरा भी रहता है। और संजना तो मना करती है कि आप मत रखो, और क्योंकि आना जाना लगातार बाहर बना रहता है। तो इस नाते व्रत वगैरह मैं कम कर पाता हूँ। सर आप एक अध्यापक हैं, आप कवि हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको रहना पड़ता है। कभी आप, मैं बात कर रहा हूं आपकी ड्रेस की, कई बार आप फॉर्मल में रहते हैं, कई बार आप कुर्ते पजामे। सर कंफर्टेबल ड्रेस क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा, मतलब पहनने में आरामदायक कौन ड्रेस है स्पेसिफिक? देखिए स्पेसिफिक ड्रेस कुछ नहीं है। कंफर्ट ये है कि कंफर्ट आपका मानसिक जोन है। आपका मस्तिष्क जो है यदि कंफर्ट जोन में है तो आप जो है, मैं समझता हूँ कि लुंगी में और बनियान में भी कंफर्ट है। और यदि आप कंफर्ट जोन में यहाँ से नहीं है तो आप चाहे ये कोट पहन लीजिए, सूट पहन लीजिए, कितने भी रुपए का बूट पहन लीजिए, ड्रेस तो आपके व्यक्तित्व का एक अंग है, वो आपका व्यक्तित्व नहीं है। वो आपका व्यक्तित्व नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। और जैसे कवि सम्मेलन में जाता था पहले तो ज्यादातर कुर्ता पजामा पहनता था, जैकेट पहनता था, लेकिन धीरे धीरे अब ट्रेंड चेंज हो गया। तो कवियों ने भी धीरे धीरे अपनी वेशभूषा और उसमें बदलाव कर दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब कोट पैंट भी पहनते हैं, थ्री पीस सूट भी पहनते हैं, और
ड्रेस का ऐसा कोई बहुत विशेष रोल नहीं है मेरे साथ कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं तो सुबह जो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता हूँ, वही फिर कहीं ले जाओ। मेरी जिंदगी के 3 अलग अलग पार्ट है। हाँ। अब 3 पार्ट में मैं 3 बार तो ड्रेस बदलता नहीं। तो मतलब मैंने तो जो ड्रेस पहन ली, कुर्ता पजामा पहन लिया तो कुर्ता पजामा पहन लिया, और कोट पैंट पहन लिया तो कोट पैंट पहन लिया। मैं अपने विद्यालय का प्रबंधन देखता हूँ। हमने एक रॉयल ग्रुप ऑफ एजुकेशन मैंने और मेरे जीजा जी ने मिलकर बनाया, और अब 5 संस्थाएं हम संचालित करते हैं। बहुत तो एक संस्था में मैं सुबह जाता हूँ, फिर वहां से जहां मैं सेवा करता हूँ वहां चला जाता हूँ, और यदि वहां के बाद कोई प्रोग्राम अटेंड करना है तो वहां भी जाता हूँ। तो तीनों पक्ष जुड़े रहते हैं। तो मतलब एक में ही हो जाता है ऐसा कोई वो नहीं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कई बार कि प्रोग्राम में जाना है स्टेज पर, तो अपनी गाड़ी में ही एक ड्रेस अलग से रख ली और वहां जाके चेंज कर ली। भाई फंक्शन में जाएंगे, चाहे वो शादी है चाहे बारात है, तो थोड़ा सा उसके लिए कैजुअल वियर नहीं होंगे, आप स्पेशल वियर में जाएंगे। सर, फिल्में देखने का शौक है आपको? बहुत कम है। फिल्में देखने का शौक बहुत कम है। फिल्म आदि इत्यादि में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि मेरी रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है कि रुचि। फेवरेट एक्टर नहीं रहे सर कभी ऐसे? फेवरेट एक्टर मेरे जो सर्वाधिक फेवरेट एक्टर कहा जाए तो यदि कहूं मैं तो सर बहुत सारे हैं या? बहुत सारे नहीं, यदि किसी एक को तलाश करने की प्रयास करूं तो अमित जी को कहा जाए। अमिताभ जी को। कोई और एक्ट्रेस रही हो कोई जो मतलब अक्सर मतलब प्रभावित करती हो? जो मतलब एक्ट्रेस की यदि बात करूं तो जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक फिल्म आई थी 1947 इस तरह की थी, मनीषा कोइराला। तो उनकी एक्टिंग ने बहुत एकदम उस फिल्म विशेष में वो बहुत नेचुरल उन्होंने एक्टिंग की थी, तो वो एकदम। सर कभी खेल कूद में रहा है इंटरेस्ट आपका? खेल कूद मेरा बैडमिंटन बहुत प्रिय गेम रहा। अच्छा, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलता था, और अभी भी मौका मिलता है तो खेलने का प्रयास करता हूँ। बैडमिंटन मेरा प्रिय गेम रहा, और दूसरे नंबर पर क्रिकेट रहा। लेकिन बैडमिंटन प्रथम और क्रिकेट दूसरे नंबर। हाँ सर, हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आप राजनीति से दूर रहें, और वैसे भी आप जब इस तरह के जगह रह रहे हो जहाँ गढ़ है, तो कोई फेवरेट राजनेता रहे हैं जो मन पसंद? कि एक समय पर, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। एक समय पर यह भी था कि इंदिरा जी मुझे बहुत प्रभावित करती थी। इंदिरा जी की पॉलिसी, उनका प्रभाव। जब राजीव जी आए तो फिर राजीव जी के भीतर भी एक करने की लालसा दिखती थी। और इन दिनों जो मोदी जी का विजन है, तो वो भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है हमें, उनके भीतर की भावना प्रभावित करती है। तो ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब ये कि कांग्रेस या भाजपा या सपा या बसपा या आम आदमी पार्टी, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति लगता है कि वो आज देश के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय विशेष के लिए वो आपका आइडियल हो सकता है। सर, आदमी ना अवलोकन बहुत अच्छे करता है, मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे करता है। आप तो वैसे भी टीचर हैं सर, आप क्या मानते हो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके अंदर क्या है, मजबूत पक्ष? मेरा जो सबसे मजबूत पक्ष है वो मैं मानता हूं कि मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, और जहां मैं उपस्थित रहता हूं मैं लगातार सीखने की कोशिश करता हूं। मैं बातचीत में लोगों को जानकर, घटनाओं से जुड़कर, मान लिया मैं अमेरिका में हूं और मैं अमेरिका के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं केवल अमेरिका की यात्रा पर नहीं हूं, और ये नहीं है कि मैं केवल कवि सम्मेलन की यात्रा कर रहा हूं। उस यात्रा के दौरान उन लोगों से होने वाली बातचीत में मैं ये भी जानना चाहता हूं जो भारत से आने वाले लोग हैं, उनका विजन क्या है देश के बारे में, और यहाँ आने के बाद वो किस तरह से सुख हैं, किस तरह से दुखी हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया, या टीचिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, या मतलब ये एक मेरा जो सर्वाधिक मजबूत पक्ष ये है कि सामने वाले से बात करते समय मैं उसका एनालिसिस करके उसके अंदर की खूबियों को समझने की कोशिश करता हूं और खामियों को छोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने एक शेर कहा था, और ये था शेर वो एक गजल में था कि एक गजल मैंने कही थी, मेरी किताब में वो शामिल थी। जिंदगी में पार की हैं जिसने जितनी खाइयां, जिंदगी में पार की हैं जिसने जितनी खाइयां, उसको जीवन में मिली हैं उतनी ही
ऊंचाइयां, खारापन है पास में सागर के तो मोती भी हैं। खारापन है पास में सागर के तो मोती भी हैं, हर बुरे में भी मिलेंगी कुछ ना कुछ अच्छाइयां। क्या बात है। तो मैं मानता हूं कि बुराई भी यदि व्यक्ति में है तो कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई को ग्रहण कर लो और बुराई को वहीं छोड़ दो। सर आपने बुराई की बात की तो हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आपके अंदर कुछ खामियां हैं? हाँ, खामियां हैं। खामियां तो हर आदमी में होती हैं, मुझ में भी हैं। आपको क्या लगता है सर? एक खामी मेरे अंदर ये है कि एक सीमा तक मैं सामने वाले को समझाने का प्रयास करता हूं, और यदि बहुत बार समझने के बाद भी फिर वो नहीं समझता है तो फिर मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं। डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर? हाँ, डिस्कनेक्ट से मेरा मतलब ये है कि मैं ये मान लेता हूं कि अब ये नहीं समझेगा, और तो फिर संबंध खत्म नहीं करता हूं अपने। दूसरी जो एक खामी मेरे अंदर है, वो खामी ये है कि मैं अपने कामों की व्यस्तता के चलते परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पाता, और खुद के लिए खामियां ही अब गिनवा रहा हूं। आप खुद के लिए भी मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में लगातार कार्य करते 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 मैंने दूसरे लोगों के लिए जीवन ज्यादा जी लिया है। अब मुझे अपने लिए भी और थोड़ा सा वक्त ज्यादा निकालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये था हमारा पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। सर हमारा दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। जी, जब आपने हमें समय दिया तो हमने कुछ सोशल मीडिया पे अपने काफी लोगों से कहा कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ लोगों के सवाल हैं सर, हम वो लेना चाहेंगे। जी। सबसे पहला सवाल है सर, आप हैं श्री उमेश शर्मा जी, खेकड़ा से हैं, शिक्षक हैं जी। इनका सवाल है कि शिक्षक रहते रहते कवि सम्मेलन करना, क्योंकि दिन में स्कूल में, रात में, सर कितना मुश्किल रहा आपके लिए सफर? सफर कोई मुश्किल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा कविता का और शिक्षक का ही चोली दामन का साथ है। सबसे ज्यादा जो कवि के लिए सबसे ज्यादा यदि कहे कि अनुकूल कोई व्यवसाय है या कोई कार्य है तो वो शिक्षण ही है। शिक्षण। और मंच पे भी बोलना है और विद्यालय में भी बोलना है, बच्चों के लेकिन सर एक क्या होता है ना कि दरअसल जो शिक्षक का है वो एक जिम्मेदारी वाला काम है। आप दिन में स्कूल में पढ़ाते हैं, रात में कभी अधिकतर जो पहले यही होता था, तो कई बार थोड़ा लगा है कि यार एक ही चीज होता तो ज्यादा बेटर होता, या कुछ ऐसा? क्या है कमल जी की दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। हाँ। जब आप नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ कवि सम्मेलन भी करते हैं तो आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहता है। हाँ। और जब आप खाली कवि सम्मेलन पर आकर केंद्रित हो जाते हैं तो उसमें समय तो मिलेगा आपको ज्यादा। आप थोड़े से कंफर्ट जोन में भी रहेंगे। लेकिन आपके स्थापित होने के बाद तो वो कंफर्ट जोन आपको अनुकूल रहेगा, आपकी पेमेंट भी बढ़ जाएगी, आपके कार्यक्रम भी बढ़ेंगे। लेकिन एक समय विशेष जो आपका संघर्ष का दौर है, वहाँ नौकरी आपको बहुत बहुत सपोर्ट करती है, और मुझे लगता है कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और दिक्कत इसलिए नहीं है, वो आपका उत्तर बता रहा हूं। मैं ये मानता हूं आदमी जिस भी कार्य को करे उसको उस रूप में ही करे। मैं जब मंच पर होता हूं तो मैं कवि होता हूं, शिक्षक नहीं होता हूं। जब कक्षा में होता हूं तो शिक्षक होता हूं, कवि नहीं होता हूं। जब अपने विद्यालय में होता हूं तो चेयरमैन होता हूं, वहां मैं ना कवि होता हूं ना मैं शिक्षक होता हूं। सर एक दूसरा सवाल है जी। हमारे मुजफ्फरनगर से मनोज राठी जी हैं, आप बैंक में कार्यरत हैं। जी। इनका सवाल है कि वर्तमान में क्या कवि, मतलब पूछ रहे हैं, कवि दो धड़ों में बट गया है? आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? अगर है लगता है कि नहीं, ये बात ठीक है राठी जी की कि वर्तमान में हमारे कवि वर्ग से जो लोग हैं वो उनकी वैचारिक जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो उनकी कविता के पक्ष तक भी आनी शुरू हो गई है। अब कई कवि इसको ठीक मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो मेरी विचारधारा है मैं उसके अनुसार अपने विचारों को यदि कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है ना। मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है, लोकतंत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र वो है जहाँ जनता की बात जनता के सामने और जनता को कहने का
जनता के द्वारा कहने का अधिकार है, तो वो उस अधिकार के अनुसार अपनी बात को रखना चाहते हैं। पर फिर भी मेरा यदि व्यक्तिगत रूप से मानना है वो ये है कि वो रखने का तरीका, आप बात को रखिएगा लेकिन रखने का तरीका इतना कटु नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे पक्ष को अखरे या उसे खराब लगे। और कवि सम्मेलन एक युद्ध नहीं है साहब, कवि सम्मेलन तो एक लोगों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। हमें देश की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत तो करना है, उसके समाधान भी प्रस्तुत करने हैं लेकिन वैमनस्य के साथ नहीं करने हैं। कवि का काम तलवार से चीरा लगाना नहीं है, कवि का काम सुई धागे से जख्मों को सिलने का है और लोगों को जोड़ने का है। बहुत खूब सर। सर अगला सवाल है, एक अभय तोमर जी हैं मेरठ से जी। सर इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं आप। ये आपकी भीष्म प्रतिज्ञा जी की कविता के बड़े मुरीद हैं और वो चाहते हैं कि कुछ अंश हो जाएं सर भीष्म प्रतिज्ञा जी के। देखिए कि मैं हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में मेरी पहचान पूरी दुनिया में है, लेकिन ये कविता भीष्म प्रतिज्ञा मैंने 1996 में लिखी थी, तो YouTube पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर प्रवीण शुक्ल भीष्म प्रतिज्ञा टाइप करेंगे तो आपको ये कविता मिल जाएगी। और इस कविता के मूल में जब ये कविता लिखी गई थी मेरे द्वारा, तो उसके मूल में एक बहुत सारा मेरा अनुभव था व्यापक, वो मैं बताऊंगा आपको कमल जी को आगे अंश में, लेकिन इसका कुछ अंश उन्होंने कहा है तो सुना देता हूं कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। तो ये इसका एक प्रारंभिक अंश है। बढ़िया। प्रारंभिक अंश मैंने सुना दिया और अंतिम अंश और सुना देता हूं क्योंकि बड़ी कविता है और आपने कहा है सुनाने के लिए। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल बढ़ाता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हों, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हों, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। सर बहुत सुंदर। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए, कर लें भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। तो ये एक मैंने प्रारंभिक अंश सुना दिया, एक समाप्त। बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया। आपकी खूबसूरती है कि आप अलग अलग विधाओं में महारत हासिल है सर। हमारे अंतिम सवाल है, कानपुर से हैं विजय पांडे जी जी, एक खुद भी अच्छा गीत गाते हैं। इनका सवाल है कि सर आपकी एक रचना है जिसमें आप बहुत सारे कवियों की शैली में बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ फरमाइश रखी है कि अगर आप उनकी शैली में कुछ हो जाए, क्योंकि ये तो एक मौका है सर, अब तो वो यहाँ नहीं है सर। उन्होंने कुछ नाम लिए हैं सर, जैसे काका हाथरसी जी, तो सर उनकी शैली में कुछ। देखिए मैंने कविता लिखी थी तो वो बड़ी पॉपुलर हुई और मेरी जिंदगी की सबसे पहली कविता थी जिसने मुझे एकदम पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय किया। मैंने कल्पना की थी कि देश में एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया, मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने कहा कवि से शादी मत कर। लड़की बोली जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी ने कहा यदि तुझे करना ही है तो तू करके ही मर। उन्होंने कवि बुलाए, तो ये मेरी एक बहुत प्रारंभ की लोकप्रिय कविता थी। काका जी के सामने वो लड़की माला लेकर गई तो काका जी ने उस लड़की से क्या कहा, शब्द शिल्प भाषा भाव सब उस कवि जैसे मैंने लिए। काका जी ने उस लड़की से कहा कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, और जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल।
अरे मन में है भूचाल ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर। तो उसमें अनेक लोग थे। हाँ। ओम प्रकाश आदित्य जी सर मैं बिल्कुल, उन्होंने नाम लिया सर कि ओम प्रकाश आदित्य जी का, हाँ, श्री अशोक चक्रधर जी और हरिओम पवार जी की सर। ये अच्छा, मैं सर। कुछ सुना देता हूँ आपको, क्योंकि समय की सीमा में हमें साक्षात्कार खत्म करना है। आदित्य जी के सामने लड़की गई तो आदित्य जी मेरे काव्य गुरु भी रहे, मैंने उनसे बहुत सीखा। 5 लोग मेरे पंच तत्व माने जाते हैं, उसमें आदित्य जी हैं, लड़ बीकानेरी जी, अशोक चक्रधर जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और श्रद्धेय मंगल नसीम जी। तो आदित्य जी को तो मैं जीता हूँ अपने भीतर। लड़की उनके सामने माला लेकर गई तो आदित्य जी ने लड़की से क्या कहा कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू, पूरे 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है सामने, मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू, तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। अशोक चक्रधर जी जो शब्दों के बहुत बड़े हमारे शब्द ऋषि हैं, अनेक नए नए शब्द उन्होंने गढ़े, उनके विषय में मैंने पीएचडी की और उन्हें बहुत नजदीक से जाना। तो लड़की उनके सामने माला लेकर गई, उन्होंने उससे कहा कि आइए आइए मेरी तरफ जरा आराम से आइए, वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लोनी हैं, वलकल वसन में है, माया मृग चौनी है, प्यारी सी मूरत है, लेकिन हमारी नहीं किसी और की ही जरूरत है, इसीलिए वहीं जाइए, मेरी तरफ मत आइए। अरे वाह। तो ऐसा कहकर वो भी बचे। और डॉक्टर हरिओम पवार जी ने विवाह नहीं किया, तो मैंने इस पैरोडी के माध्यम से, इस प्रतिगीत के माध्यम से जवाब देने का प्रयास किया कि लड़की माला लेकर पवार जी के सामने आई तो उन्होंने क्या कहा कि डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, टीवी में अखबारों में, दिल्ली के दरबारों में, धीरे धीरे सारी जनता है बलिहारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पढ़ने दूंगा, मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं, इसीलिए मैं शादी को, ऐसा कहकर वो भी। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सच में बड़ा मजा आ रहा है और आई होप जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। सर ये था हमारा दूसरा राउंड, जनता जानना चाहती है। अब आइए लेके चलते हैं आपको अपने तीसरे और सबसे मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड में। सर हमारा तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड जी। इसमें हम आपके माध्यम से आपको जानेंगे। तो 10 सवाल हैं आपके सामने पेश होंगे। 5 में हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी याददाश्त चेक करें सर, और 5 में हम आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आप 6 का इनाम देते हैं तो हमारी तरफ से ये तोहफा आपके लिए है सर। देखते हैं, आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं सर। जी मैं तैयार हूं सर। तो सर सबसे पहला, आपको इतने पुरस्कार, इतने सम्मान मिले हैं, आपने जिक्र भी किया है अभी, सबसे पहला तोहफा कौन सा मिला, मतलब पुरस्कार कौन सा मिला सर आपको? सबसे पहला सम्मान मुझे 2003 में भरतपुर में मिला था, उसका नाम था काव्य गंगा पुरस्कार। भरतपुर में एक कार्यक्रम होता था, रंगीलो उत्सव होली पर। हाँ सर। तो महेंद्र चीमा जी, राजेंद्र अग्रवाल 2 सज्जन उसे कराते थे। मेरी जिंदगी का पहला सम्मान काव्य गंगा सम्मान। दूसरा सवाल है आपसे, कवि के रूप में जी पहली कमाई क्या थी आपकी? कवि के रूप में मुझे जो सबसे पहली राशि मिली वो 500 रुपए मिली थी। 500 रुपए कहाँ पर? 500 रुपए गाजियाबाद में 1990 में गाजियाबाद लोक परिषद का कवि सम्मेलन हुआ। अच्छा। और वो मेरे कवि का जन्मदिन मानता हूं मैं। अच्छा। यूं तो मैं पहले से थोड़े थोड़े सुनाने लगा था कवि सम्मेलन में, कॉलेज में भी सुनाता था, पर अखिल भारतीय मंच पर यदि मुझसे कहा जाए कि मेरा पदार्पण कब हुआ, तो मैं मानता हूं 24 जनवरी 1990 रामलीला मैदान गाजियाबाद। ये संयोजन हरिप्रसाद शास्त्री जी का था
और नीरज जी की अध्यक्षता थी, संचालन उर्मिलेश जी का था और मुझे 500 रुपए की मानदेय राशि। सर बहुत बढ़िया, और जिस तरह आप बता रहे हैं मुझे लग रहा है याददाश्त में तो हम आदमी खाएंगे सर। सर तीसरा सवाल, अब थोड़ा हम आते हैं कवि के रूप से, थोड़ा घरेलू याददाश्त चेक करते हैं आपकी। सर आपकी कोई एक ऐसी आदत जिससे घर वाले बहुत परेशान रहे हो, याद है? हाँ, आदत ये है कि मैं कई बार फोन पर बात करता रहता हूँ और खाना इंतजार करता रहता है मेरा। अच्छा, तो एक बार तो धर्मपत्नी ने कहा कि खाना लग गया है, आप खा लीजिए। हाँ। तो मैं फोन पर बात कर रहा था, फिर वो दूसरी चपाती लेकर आई और मेरी तरफ देख कर गई। मैं फिर भी बात कर रहा था, फिर वो तीसरी लाई। तो मैंने कहा जरूरी बात है, तो वो एक वाक्य कह के चली गई कि बड़ा आदमी होना भी मुसीबत की जड़ है। बहुत बढ़िया, मतलब इससे वो वाकई में सर बहुत बढ़िया, और आप बिल्कुल सर दिल से एकदम मजेदार। सर चलो, जब पत्नी से आ रहा है तो पत्नी से संबंधित एक सवाल पूछते हैं सर हम। जी। चौथा सवाल है सर जी। चूंकि आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई और 1 साल तक आपका रिश्ता रहा, लेकिन कभी बीच में मुलाकात नहीं हुई, आपसे सवाल ये है कि पत्नी को दिया गया सबसे पहला तोहफा आपके द्वारा क्या था? और हो सकता है पत्नी जी सुन रही हो सर, ध्यान से जरा। पत्नी को दिया गया सबसे पहला तोहफा तो वो एक मंगलसूत्र ही होता है, तो वही उस समय पर दिया गया था जब वो आई थी घर में। तो मंगलसूत्र था। जी जी। सर खुद मेरी पत्नी ने ये पूछा मुझसे कि सवाल मैं आपसे करूं, क्योंकि आपने अभी अपने दाम्पत्य जीवन के 25 वर्ष किए। सर 25वीं सालगिरह पे क्या तोहफा दिया संजना जी को? 25वीं सालगिरह पर संजना को जो तोहफा दिया गया, वो तोहफा दिया गया एक शानदार पार्टी का तोहफा दिया गया। और मैं ये मानता हूँ जीवन में एक अजीब सा उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि दिल से कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो तोहफों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का कितना ख्याल रखते हैं। और संजना की इच्छा ये थी, जो सबसे बड़ा तोहफा था, कि इस शादी की सालगिरह पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होना चाहिए। बहुत सुंदर। और उसने कहा कि आप मुझे कुछ मत दीजिएगा। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, कृष्ण को बहुत मानती हैं, भगवान को बहुत मानती हैं। और एक वृहद स्तर पर लोगों ने कहा कि किसी कवि के द्वारा इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान शायद पहली बार हो रहा है। उसमें पमार जी भी आए, अरुण जैमिनी जी भी आए, विष्णु सक्सेना जी भी आए, बहुत सारे हमारे कवि मित्रों का उसमें आगमन हुआ लगातार। और 9 दिन तक हमने एक कथा करवाई। तो ये अनुष्ठान ये था कि हम मन से करेंगे, हम पति पत्नी ने, परिवार ने, माता जी ने, वो सब ने मिलकर उस अनुष्ठान को रूप दिया। और बहुत वृहद स्तर पर हजारों लोगों के लिए हमने कथा का आयोजन किया। तो सर ये आपका जो 25 साल के बाद वाला दिया गया तोहफा है, आई थिंक ये सबसे। और लोगों ने कहा कि जो हमारे कथावाचक थे अंकुश जी महाराज, उन्होंने भी कहा, पूरे देश को कहा, आस्था चैनल पर वो कथा लगातार 8 दिन तक दिखाई गई। हजारों लोग, मैं समझता हूं कि असंख्य लोगों ने उसको देखा। और हमारे विवाह की रजत जयंती पर थी। तो मुझे लगता है कि बांके बिहारी की जय के साथ इससे ज्यादा क्या आनंद का। नहीं बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सर, बड़ी खूबसूरती के साथ आप। और दूसरी बात और है, इसी का उत्तर ये और दे दूं कि मैं संजना को क्या तोहफा दूंगा, जो कुछ है उसी के पास रहता है, वो सब वही लेकर आती है। क्या बात है। मैं तो कवि सम्मेलन के सारे लिफाफे लाकर वहीं बैठ कर देता हूँ और फिर जो लाना होता है तो वही मैनेज करती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सर, बड़ी खूबसूरती के साथ आप जवाब दे रहे हैं। 5वां सवाल आपसे, अब थोड़ा हम दूसरी तरफ जाते हैं। आपने इतने कवि सम्मेलन किए सर जी, क्षेत्र बुरा अनुभव कहाँ का रहा, याद है? देखिए, कवि सम्मेलन 32 वर्ष हो गए मुझे इस क्षेत्र में। एक बात तो यह है कि 32 वर्ष में एक भी आयोजन ऐसा नहीं है मेरी याद में जिसका संचालन और संयोजन मैंने किया हो और वो असफल रहा हो। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि मेरे लिए कवि सम्मेलन नहीं है, पेमेंट कमाने का खाली जरिया नहीं है। मेरे लिए कवि सम्मेलन एक पूजा है, और वो एक ऐसी पूजा है जिसे मैं मानता हूँ कि पिताजी के द्वारा मुझ तक आई। और कविता मेरे लिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हास्य व्यंग्य की कविताएं भी सुनाता हूँ, मनोरंजन भी करता हूँ लोगों का, लेकिन वो केवल एक व्यवसाय नहीं है कि इसको प्रस्तुत कर दो और धन कमा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो एक मिशन जैसा है, मेरे लिए एक पूजा जैसा है। मुझे लगता है कि मैं यदि कवि सम्मेलन के मंच पर हूं तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।
कोई भी अश्लील बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसको एक परिवार का व्यक्ति परिवार के साथ बैठकर ना सुन सके। और मैंने उसे हमेशा उसी रूप में स्वीकार किया है। मैंने कभी जूते पहनकर आज तक मंच से कविता नहीं सुनाई। एक बार कानपुर में एक प्रोग्राम था, अचानक आजकल सोफे लग जाते हैं, पहले तो जमीन पर गद्दों पर बैठते थे, तब जूते उतार कर बैठते थे, लेकिन सोफे पर बैठते समय हम कई बार शूज पहन लेते हैं। तो अचानक मुझे बुलाया गया तो मैं भूल गया, और अचानक बुलावा आया तो मैं जूते के साथ चला गया, लेकिन 1 मिनट बाद ही मुझे याद आया कि मैंने जूते पहने हुए हैं। तो मैंने जनता से कहा सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मैं 1 सेकंड आया, मैंने वापस जाकर जूते उतारे और गया, क्योंकि मेरे मन में बहुत आस्था है। अब आपका प्रश्न ये आ रहा है, इसी प्रश्न पर आ रहा हूं कि सबसे बुरा अनुभव क्या रहा, कि एक कार्यक्रम ऐसा भी था, उसका संयोजन संचालन मैंने नहीं किया था, वो होटल में हुआ था। सुरेंद्र शर्मा जी का उसमें संचालन था, और सुरेंद्र शर्मा जी के पास जो सज्जन उन्हें बुक करने के लिए आए थे, वो ये कहकर गए थे हम 12 बजे तक कभी सम्मेलन चलाएंगे। और मैं था, जेमिनी हरियाणवी जी थे, सीता सागर थी, यूसुफ भारद्वाज जी थे, सुरेंद्र जी थे, और बाद में वो अचानक व्यक्ति गायब हो गया। और उन लोगों ने कहा कि यदि ये कवि सम्मेलन 2 दौर तक नहीं चलेगा, सुबह तक नहीं चलेगा, तो हम कवियों की पेमेंट नहीं देंगे। और लेकिन वहां भी ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे बड़े सुरेंद्र शर्मा जी ने ये कहा कि जो हमारी शर्त तय हुई थी जिस आदमी से, उसे बुला कर लाइए। धन हमारे लिए दूसरे नंबर की चीज है। बिल्कुल। और आप यदि ये कहने चाहते हैं कि धन से ही हम कवि लोग हैं, तो मैंने जाओ पेमेंट छोड़ दी और हम बाद में नहीं चलाएंगे इसे, सब कवियों को पेमेंट मैं दूंगा। तो सुरेंद्र जी हम सभी के साथ वापिस आ गए थे। अच्छा। और उन लोगों से पेमेंट भी नहीं ली, वो छोड़ आए, और उन्होंने कहा कि सब कवियों को मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो ये जिंदगी का एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस है। सर बड़ा खूबसूरती के साथ आज जवाब दे रहे हैं। अब ये 5 सवाल थे जिसमें आपकी याददाश्त चेक करी हमने। अब हम आपको थोड़ा असमंजस की स्थिति में डालेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं। तो छठा सवाल आपसे सर, अपने अलावा सबको अपना काम तो अच्छा लगता है, आपको किसी एक कवि का नाम बताना है जिनकी शैली आपको बहुत प्रभावित करती है, एक नाम। देखिए ये प्रश्न ऐसा है, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि किसका पूछना चाहते हैं, मेरे से बड़े वालों का पूछना चाहते हैं, सीनियर्स का पूछना चाहते हैं, और समकालीन का पूछना चाहते हैं। नहीं सर, जो आपका दिल करे, जिनकी शैली मतलब आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अपने जीवन में। तो इसके मैं अलग अलग 4 उत्तर बने। नहीं सर बिल्कुल। एक तो यदि मैं मेरे से बहुत, जब मैं पढ़ रहा था, जिनको पढ़कर मेरी कविता प्रभावित हुई, तो मैं निराला जी से बहुत प्रभावित हूँ। बिल्कुल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल। निराला जी की असंख्य कविताएं मुझे याद हो गई थी। रंगई पग पग धन्य धरा, हुई जग जगमग मनोहरा, वर्ण गंधधर मधु मरंद भर, तरुर की अरुणिमा तरुण तर, खिला रूप कलियों का पल भर, स्तर स्तर सुपरिसरा। ये बसंत कविता थी। राम की शक्ति पूजा उनकी एक कविता थी। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समा, राज का तीक्ष्ण सर विद्रत छिपर कर, वेग प्रखर शत शैल संभरणशील अनिल नभ गर्जित स्वर। अभी उसे कभी सुनाऊंगा तो वो 16 पेज की कविता है। अच्छा। शतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता जाता, खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिशंद धरा हो, स्फीत वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। ये हिंदी की कविता है, शब्द आपको भी समझ नहीं आए होंगे। नहीं, ऐसी संस्कृत निष्ठ भाषा निराला जी ने प्रयोग की। बहुत उनकी असंख्य तो सर ये एक निराला जी थे जो आपके पहले हाँ। है ना, मैंने कहा सरोज स्मृति आदि इत्यादि सब मुझे याद थी। फिर जब मैं बाद वाले कवियों में आया, तो मुझे बहुत ज्यादा जिस व्यक्ति की शैली ने प्रभावित किया वो अशोक चक्रधर जी हैं। अच्छा। और उनकी शैली का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा, और मेरी बहुत सारी व्यंग्य की कविताएं उनसे प्रेरित हुई। जब उसके बाद वाली अपनी समकालीन लोगों की पीढ़ी में आता हूं, तो मेरे सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक आइडियल और प्रेरित करने वाले कवियों में विनीत चौहान जी का नाम आता है। और विनीत भाई को मैं एक ऐसे कवि के रूप में मानता हूं जो मंच पर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। मतलब चाहे वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, चाहे मंच के प्रति अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, मंच पर एक व्यक्ति को यदि विपरीत स्थितियां भी हैं तो उसमें किस प्रकार से जूझना चाहिए, और मंच पर कविता का कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये एक उनका नाम मुझे आता है कि उन्होंने हर तरह से
अनुशासन से लेकर कविता से लेकर और हर चीज को उन्होंने साधा। और यदि मैं मेरे बाद वाली पीढ़ी की तरफ आकर अग्रसर होता हूँ कि मेरे बाद वाली पीढ़ी में कौन लोग, मेरे बाद वाली समकालीन में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यदि कोई एक नाम मैं बाद वाली पीढ़ी में लेना चाहूँ तो बलराम श्रीवास्तव एक ऐसे गीतकार हैं मेरे बाद वाली पीढ़ी में, मेरे समकालीन जैसे ही हैं, थोड़े से वो बाद में आए हैं, कि वो अपने व्यवहार से, अपनी विनम्रता से, अपनी कविता से हम सबको प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। सर, इस सवाल का जवाब आपने बड़ी खूबसूरती के साथ दिया। तो इनाम तो सर आपका हो चुका है, लेकिन 4 सवाल और हम आपसे पूछेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत। सर, अब आपको 7वें सवाल में एक ऐसे कवि का नाम लेना है जो आपके सहयोगी, मतलब आपने बहुत सारे लोगों के साथ कविता करते हैं आप, सर्वश्रेष्ठ सहयोगी कवि को किन को मानते हैं आप? एक नाम सर। मैंने बताया आपको, वो तो मैं बता चुका हूं कि मेरी जिंदगी के जो 32 वर्ष की ये यात्रा है, इसमें विनीत चौहान जी के साथ मेरा पूरी दुनिया जानती है कि जो संबंध रहा वो कवि का संबंध नहीं रहा, वो एक मेरे घर जैसा संबंध रहा, एक बड़े भाई के जैसा संबंध रहा। और बहुत कार्यक्रम हमने एक साथ किए, एक साथ बहुत सारे लम्हों को जिया, और पूरी दुनिया ये जानती थी कि प्रवीण शुक्ल के पास एक बड़ा भाई है जिसका नाम विनीत चौहान है। बहुत सुंदर सर। केवल कवि सम्मेलन के मंच पर नहीं, परिवार के भी बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग साथ रहे। बहुत बढ़िया सर। 8वां सवाल आपसे है। आप अनेकों रूप में पाए जाते हैं, कभी आप अध्यापक रहते हैं, कभी आप कवि रहते हैं, कभी आप लेखक रहते हैं। अब ये सवाल आपसे ही है सर, आप क्या मानते हैं, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे कवि हैं, या अच्छे लेखक हैं? अगर एक को संज्ञा दी जाए तो बेस्ट वर्जन किस में निकल के आता है? मैं सबसे अच्छा तो कवि हूं, मैं कवि है ना। इसलिए क्या है कि एक व्यक्ति की भीतर से आत्मा की आवाज होती है। देखिए क्या है कि कवि, मैंने आपका प्रश्न तो आपके इंटरव्यू में दे दिया कि कविता मेरे पास आ गई थी 11-12 वर्ष की उम्र में। बिल्कुल सर। नौकरी मेरे पास आई 27 वर्ष की उम्र में। और शिक्षण संस्थान जो मैंने बाद में संचालित करने शुरू किए वो आए सन 2011 में मेरे पास। तो लगभग ये मान लीजिएगा कि 42-43 वर्ष की आयु में। तो मेरा जो इन तीनों चीजों में जो मेरा एक तरह से पहला प्यार मान लीजिए, पहली आस्था मान लीजिए, वो कविता और शब्द के प्रति थी। और आज पूरी दुनिया में इसका दूसरा रूप भी आपको बता दूं। मैं ये मानता हूं यदि मैं एक अध्यापक हूं तो अध्यापकों की संख्या 20, 25, 30, 40 लाख होगी। यदि मैं एक स्कूल का मैं चेयरमैन हूं तो उनकी संख्या भी लाखों में होगी। लेकिन जहां मैं कवि के रूप में खड़ा हूं और इस समय जिस रूप में हूं, मैं समझता हूं कि लोगों की मोहब्बत है कि मैं हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने लोगों में हूं, और मेरी आत्मा में भी सर्वोपरि स्थान उसी का ही। सर बहुत सुंदर सर, बड़ी सर दिल खुश हो गया सर आपका जवाब सुन के। सर 9वां सवाल आपसे। आप ना बहुत सारे, मतलब चूंकि हमारे लिए तो आप खुद सेलिब्रिटी हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि सर लगभग 94-95 में मैंने आपका कवि सम्मेलन खेकड़ा में सुना था जी। और मुझे शक्ल बिल्कुल याद नहीं थी, मुझे सिर्फ मतलब प्रवीण शुक्ल याद था जी। नवीन जैन ने वो कार्यक्रम करवाया था। तो सर मेरे दिमाग में प्रवीण शुक्ल छाए हुए थे, क्योंकि अब तो खैर मीडिया, आप तो साक्षात देख सकते हैं आपको। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके लिए भी ना काफी लोग सेलिब्रिटी होंगे जिनसे आपकी इच्छा रही होगी मिलने की। मेरी तो आज पूरी हो गई। आपको क्या लगता है सर, वो कौन है जिनसे आपका मिलना अभी बाकी है, मतलब आपकी इच्छा है उनसे मिलने की पर अभी तक हो नहीं पाया है? कोई है? देखिए, किसी भी क्षेत्र के हो 3 लोगों से मैं मिलना चाहता था, वो अलग अलग समय के साथ हो जाते हैं। एक तो एपीजे अब्दुल कलाम से मैं मिलना चाहता था, लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें 3 राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया। तो कलाम साहब से मेरी मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। प्रतिभा जी ने भी सम्मानित किया, और प्रणब मुखर्जी जी को मैंने राष्ट्रपति भवन में अपनी पुस्तक भेंट की। दूसरा, एक मैं मिलना चाहता था, कभी की मौका मिले तो मैं लता जी से मिलूं। तो लता जी से मेरा उस तरह से साक्षात मिलना नहीं हो पाया, लेकिन मेरी एक बार उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई। मैंने एक पुस्तक संपादित की थी, एक प्यार का नगमा है, संतोषानंद जी के गीत उसमें हैं, और उसके विमोचन के संदर्भ में मेरी लता जी से एक बार बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप विमोचन करने के लिए मुंबई आओ तो मैं संभव है कि ये मुलाकात हो जाए। और तीसरी मुलाकात एक मन में ये है कि अमिताभ साहब से यदि हो जाए तो बहुत अच्छा।
हम सबके हैं, लेकिन समय के अभाव ऐसे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, उनसे भी मुलाकात होना संभव है, लेकिन मैं खुद अपनी इतनी व्यस्तताओं में हूं कि कई बार मुझे लगता है कि खुद से मुलाकात में भी थोड़ी सी समस्या रहती है। बिल्कुल सर। सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहते हैं कि ये मिलन तो हो ही जाए आपका। बिल्कुल सर। सर आज के हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल जी, दिल से सवाल आपसे, जैसे आप अभी शिक्षक हैं, कवि हैं, ये हैं सर, अगर ये ना होते तो क्या होते, कोई और तरीका था, आप क्या कर सकते थे? नहीं, यदि ये कुछ नहीं होता तो मैं एक पत्रकार होता। अच्छा। और मैं एक इंटरव्यू ले रहा होता जिसमें मेरे सामने इस समय कमल जी बैठे होते और मैं कहता कि मैं एक इंटरव्यू लेना चाहता हूं जिसका शीर्षक है एक मुलाकात प्रवीण शुक्ल जी की दिल से। क्या बात कमल सर। तो ये मैंने पत्रकार के रूप में भी मैंने कार्य किया है। और मैंने एक वंदे मातरम अखबार था, तो पूर्ण रूप से इधर आने से पहले 6 महीने तक मैंने लगातार उस रूप में भी कार्य किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस सारे सवालों के उत्तर के जवाब में अंत में, कि चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप कवि हैं, चाहे आप स्कूल के संस्थान के चेयरमैन हैं, चाहे आप लेखक हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, लेकिन सर्वोपरि चीज है आपकी मनुष्यता, सर्वोपरि चीज है आपकी संवेदनशीलता, सर्वोपरि चीज है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करके जाइए जिससे देश जुड़े, जिससे समाज जुड़े, जिससे व्यक्ति व्यक्ति से जुड़े। और एक रचना भी मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं, क्योंकि सर्वाधिक इन दिनों वो पॉपुलर भी हुई है, लोकप्रिय भी हुई है, और कमल जी के बहुत सारे सवालों का जवाब भी इसमें है। बिल्कुल। लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि आप इतने सारे कार्य कैसे कर लेते हैं, तो मैं एक उत्तर देता हूं उन्हें कि ये मैं कार्य इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैं इन्हें कार्य नहीं मानता, मैंने खेल मानता हूँ, बहुत खेल मानता हूँ। और एक उदाहरण देता हूं कि आप एक बच्चे को कहिएगा कि तू यहाँ से जा और ये जो कमल जी ने पुरस्कार दिया है ये डिब्बा यहाँ से लेकर वापस गाजियाबाद जा और पैदल जाना है और कमल जी के घर देकर आना है, तो वो कहेगा कि क्या बात कर रहे हैं, 25 किलोमीटर पैदल जाना संभव है क्या? लेकिन उसी बच्चे से आप कहिएगा कि फुटबॉल के मैदान में खेल खेलना है और 3 घंटे वो फुटबॉल के मैदान में है, गेंद के पीछे भाग रहा है, जब आप उसकी रनिंग जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो गाजियाबाद जाने और आने के बराबर की रनिंग उसकी हो गई। लेकिन वो थकता नहीं है, इसलिए नहीं थकता है क्योंकि वो दूसरे काम को खेल के रूप में कर रहा है और पहले कार्य को, ये डिब्बा लेकर जाना है, उसे वो कार्य के रूप में कर रहा है। तो मेरी जिंदगी का ये है कि मैं स्कूल में हूँ तो मैं उसे बच्चों के साथ पढ़ाई को एंजॉय करता हूँ, मंच पर हूँ तो कविता को मैं खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और संस्थान में हूँ तो उस जिम्मेदारी को भी एंजॉय करता हूँ। और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं। वाह। ये मेरी गजल बहुत लोकप्रिय हुई पिछले दिनों, मुरारी बापू जी ने भी इसे कोट किया, आशुतोष राणा भी सुनाते हैं इसके शेर, और बहुत सारे माध्यमों से मुझ तक वापस लौट कर आती है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। वाह सर। तेरे किस काम के हैं चारागर, यदि आपने किसी से मोहब्बत की है तो ये शेर सुना सकते हैं, चाहे वो बेटी है, पत्नी है, बच्ची है, कोई भी है। तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और शेर सुनिएगा कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में। आपकी तरफ इशारा कर दूं तो व्यक्ति के लिए हो जाएगा, ऊपर इशारा कर दूं तो ईश्वर के लिए हो जाएगा, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। क्या सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम शेर सुन लीजिएगा कि तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। सर क्या कैसे कह दूं बहुत कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत। और सर हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से सर, ये आपको हमारी तरफ से एक
छोटी सी भेंट सर, आपने समय दिया और हमारे सवालों बहुत के बहुत जवाब दिए सर। धन्यवाद। और मुझे भी आपके सवालों के उत्तर देकर बहुत आनंद आया, और इतने दिल से आपने पूछा तो मैं भी दिल से आपको बधाई देता हूँ सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आपका आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी और हस्ती से मुलाकात होगी और करेंगे दिल से बात। आज के लिए डॉक्टर साहब से मुलाकात करके मेरा तो एक सपना साकार सा हुआ, आपको भी मजा आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।